नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मेरठ उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। बीकॉम की छात्रा स्मिता बादुड़ी ना तो कोई पेशेवर अपराधी थी और ना ही किसी थाने में उसके खिलाफ कोई केस दर्ज था। उसका गुनाह बस इतना था कि वो अपने दोस्त के साथ कार में बैठकर बातें कर रही थी। बदमाशों की सूचना पर वहां पहुंचे तथाकथित बहादुर पुलिस वालों ने जोश में आकर सरकारी असले से गोलियां दाग दी। एक गोली ने स्मिता का सीना चीर दिया। पुलिस वालों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके सिर पर एनकाउंटर के बदले मेडल और प्रमोशन पाने का जुनून सवार था। बेगुनाह छात्रा की हत्या का मामला सीबीआई को दिया गया। आखिरकार 3 पुलिस वालों को कसूरवार मानकर उन्हें माली जुर्माने के साथ साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसे लाचारी, इंसाफ की राह में कानूनी दावपेच की चाल कहे या फिर कुछ और। अपनी होनहार बेटी स्मिता को खो चुके परिवार को इंसाफ के लिए 15 साल का लंबा, थकाऊ और पीड़ा देने वाला इंतजार करना पड़ा। एनकाउंटर में शामिल पुलिस वाले इस दौरान न केवल आज़ाद रहे बल्कि बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहे। इतना ही नहीं, लंबे समय में मजे से नौकरी करके वे अपने पदों से रिटायर भी हो गए। पुलिस के डरावने चेहरे से रूबरू हुई स्मिता के परिवार के दर्द का हिसाब शायद कोई कानून नहीं दे सकता है। कसूरवार पुलिस वाले अब सलाखों के पीछे है। इस मामले से सीख भी मिलती है कि किसी की जान की कीमत पर मेडल व प्रमोशन पाने की ख्वाहिश देर सवेर सलाखों के पीछे पहुंचाकर भविष्य अंधकारमय कर ही देती है। स्मिता एनकाउंटर मामला रोंगटे खड़े कर देता है। स्मिता बादुड़ी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की मोदी कॉलोनी में रहती थी। उसके पिता एसके बादुड़ी मोदी कंपनी में बतौर इंजीनियर थे। उनके परिवार में पत्नी प्रतिमा के अलावा 2 बेटियां थी, बड़ी प्रीति और छोटी स्मिता। उनका एक बेटा सुप्रियो भी था। 21 साल स्मिता बीकॉम के आखिरी साल की छात्रा थी। स्मिता की दोस्ती मोहित त्यागी से थी। दोनों के बीच मुलाकातें होती रहती थी। साल 2000 में 14 जनवरी की सर्द शाम थी। स्मिता अपने घर से मोहित से मिलने के लिए निकली। वे दोनों कार नंबर यूपी 15J 0898 से घूमने निकल गए। दिल्ली देहरादून हाईवे से सटे गांव सिवाया की कच्ची सड़क पर कार रोककर वे बातें करने लगे। वहां कार खड़ी देखकर किसी ने बदमाश होने के शक में पुलिस को खबर दे दी। इसी बीच शाम के तकरीबन 7:30 बजे इलाकाई थाना दोराला इंस्पेक्टर अरुण कौशिक, सिपाही भगवान सहाय व सुरेंद्र के साथ जीप लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि कोई बड़ा गैंग होगा। अपने पीछे पुलिस की गाड़ी देखकर मोहित ने कार आगे बढ़ा दी। इस पर पुलिस वालों ने पीछा करते हुए एक साथ 11 गोलियां चला दी। गोलियां कार पर भी लगी और एक गोली ने स्मिता के सीने को चीर दिया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। बुरी तरह घबराया मोहित कार रोककर सरेंडर करने की मुद्रा में फौरन बाहर आ गया। पुलिस वालों ने उसे पीट कर दोहरा कर दिया। इस बीच इंस्पेक्टर अरुण कौशिक ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी थी कि बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है और दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। मौके पर पहुंचे तब के एसएसपी आरपी सिंह को भी गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन दहशतजदा मोहित की जबानी हकीकत खुलते ही सभी के होश उड़ गए। छींटदार सलवार सूट व सफेद रंग का कार्डिगन पहने खून से लथपथ स्मिता कार की सीट पर पड़ी हुई थी। नासमझी का परिचय देकर इंस्पेक्टर ने खून से अपने हाथ रंग लिए थे। बेगुनाह छात्रा की मौत पर तीनों पुलिस वालों को फौरन सस्पेंड कर दिया गया। जिन दिनों ये एनकाउंटर हुआ था उन दिनों पुलिस वालों के सिर पर जुनून सवार था कि एनकाउंटर करो और प्रमोशन पाओ। दरअसल पुलिस की नौकरी में थोड़ी बहादुरी से प्रमोशन पा लिया जाता था। इंस्पेक्टर अरुण कौशिक भी इसी फोबिया के शिकार थे। पुलिस ने समझदारी दिखाई होती तो स्मिता जिंदा होती। चश्मदीद गवाह मोहित की तरफ से इंस्पेक्टर अरुण कौशिक, सिपाही भगवान सहाय व सुरेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। खाकी पर खून के छींटे लगने का मामला तूल पकड़ गया। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। ये मामला उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचा तो केस सीबीआई को चला गया। सीबीआई 3 साल तक जांच करती रही। इस बीच तीनों आरोपी जेल से छूट गए और बहाली पाकर नौकरी करने लगे। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर अरुण कौशिक सीओ भी बन गए।
केस वापस लेने के लिए सीबीआई ने 26 फरवरी 2004 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत में सुनवाई कई साल चलती रही। आरोपी पुलिस वालों ने पीड़ित परिवार पर कई तरह से दबाव बनाया। मोहित को डराया धमकाया गया, लेकिन इंसाफ की आस में उसने हार नहीं मानी। तीनों आरोपियों ने मामले को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और मजे से नौकरी की। आरोपियों ने कानूनी हथकंडे अपनाकर अदालत बदलने की मांग की और कई सुनवाई पर पेश नहीं हुए। नौकरी करके तीनों रिटायर भी हो गए। सालों चले केस में गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने हत्या, जानलेवा हमले व मारपीट का कसूरवार करार देते हुए आखिरकार 14 दिसंबर 2015 को तीनों आरोपियों को उम्र कैद व 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जज नवनीत कुमार ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मामला विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी में आता है। वरिष्ठ लोक अभियोजन अधिकारी कुलदीप पुष्कर की इस मामले में अदालत में दी गई ये दलील मायने रखती है कि पुलिस का काम कानून का पालन करना और कराना है। अगर पुलिस ही कानून का पालन ना करे और कानून का गलत इस्तेमाल कर किसी की हत्या कर दे तो ऐसे हालात में समाज में दहशत फैलती है। कसूरवार पुलिस वालों पर आरोप साबित होने में 15 साल 9 महीने और 16 दिन लग गए। सजा होते ही तीनों को डासना जेल भेज दिया गया। बेटी की मौत से दुखी बादुड़ी परिवार जिस गम, दहशत और दर्द के दरिया से गुजरा, उसकी भरपाई कानून की कोई धारा नहीं करती। पुलिस का घिनौना रूप आज भी उन्हें डराने का काम करता है। उन चंद लफ्जों ने इंजीनियर एसके भादुड़ी की दुनिया हिला दी थी जब एक पुलिस अफसर ने उनसे कहा, आपकी बेटी को पुलिस ने गलती से गोली मार दी है और उसकी मौत हो गई है। उस रात की यादें कोई भुला नहीं पाता। सिर फिरे पुलिस वालों की करतूत से हंसते खेलते परिवार पर स्मिता की मौत के साथ ही गम व मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। बेटी स्मिता की मौत के गम में मां प्रतिमा भादुड़ी डिप्रेशन में आ गई। लाख समझाने पर भी वे बेटी का दर्द नहीं भूल सकी। ज्यादा दवाओं के सेवन से उनका लीवर खराब हो गया और वे बीमार हुई तो इलाज कराया गया। परिवार माली रूप से परेशान हो गया। बाद में साल 2011 में उनकी मौत हो गई। स्मिता का भाई सुप्रियो ग्राफिक डिजाइनर है। दोनों बाप बेटे अकेले रहते हैं। अदालत के फैसले से वे खुश तो है, लेकिन कहते हैं कि ऐसा करने वालों को फांसी होनी चाहिए थी। स्मिता का मामला उन पुलिस वालों के लिए एक सबक है जो वर्दी की हनक में बिना सोचे समझे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में अव्वल दर्जा हासिल कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे पुलिस वालों की एक बड़ी जमात है जो गंभीर अपराधों से दामन दागदार किए हुए हैं। उनके कारनामे जनता में डर पैदा करते हैं। पुलिस से आम आदमी कितना सुरक्षित महसूस करता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग आज भी थाने में आने से डरते हैं। पुलिस अगर बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने लगे तो बात सोचने वाली हो जाती है। स्मिता का मामला सबक जरूर देता है कि गलत कामों की सजा देर सवेर मिलती जरूर है। इस मामले में पुलिस वाकई सबक लेगी, इसमें शक है। दोस्तों, आज की जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश से। महेश उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के कस्बा बिंदगी का एक दबंग किसान था। स्थानीय राजनीति में भी उसकी अच्छी पकड़ थी। वो एक बार का प्रधान भी रह चुका था। उसकी 4 बेटियां थी जिनमें नीलम सबसे छोटी थी। नीलम के अलावा वो 3 बेटियों की शादी कर चुका था। सबसे छोटी होने की वजह से थोड़ा चंचल स्वभाव की नीलम घर में सबकी लाडली थी। वो शादी लायक हुई तो महेश ने सन 2016 में जिला कानपुर के गांव रघुनाथपुर के रहने वाले जगदेव कुशवाहा के बेटे पिंटू से उसकी शादी कर दी। पिंटू अपने पिता के साथ खेती किसानी करता था। पिंटू खूबसूरत पत्नी पाकर खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था, जबकि नीलम दुबले पतले और सांवले रंग के पिंटू को पाकर अपने आप को बदकिस्मत समझ रही थी। नीलम सुंदर होने के साथ तेज तर्रार भी थी, इसलिए पिंटू उससे दबा दबा सा रहता था और उसकी हर बात मानता था। कुछ ही दिनों बाद नीलम पति को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी थी। पिंटू बहुत मेहनती था। वो सुबह 8-9 बजे खेतों पर चला जाता था तो शाम को ही घर वापस आता था। वो नीलम को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता था, लेकिन तुनक पिजा नीलम उससे खुश नहीं रहती थी। कभी वो कम कमाई का रोना रोती तो कभी अपने भाग्य को कोसती।
दरअसल नीलम ने हष्ट-पुष्ट सुंदर सजीले पति के सपने सजाए थे, लेकिन मिला उसके एकदम उलट था। वो उसे किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था। इस तरह जैसे तैसे उसके साथ नीलम की जिंदगी कट रही थी। पिंटू का एक दोस्त था इंद्रपाल। वो पड़ोसी गांव लालपुर का रहने वाला था और वो हैंडपंप लगवाने के ठेके लेता था। हष्ट-पुष्ट शरीर का इंद्रपाल मजाकिया स्वभाव का था। पिंटू को जब भी फुर्सत मिलती तो वो इंद्रपाल के गांव पहुंच जाता। वहां दोनों साथ खाते पीते और खूब बातें करते। पिंटू पहले शराब नहीं पीता था, लेकिन नीलम के बर्ताव से दुखी होकर वो शराब पीने लगा था। धीरे धीरे वो शराब का लती बन गया। एक दिन पिंटू के घर का हैंडपंप खराब हो गया तो मरम्मत के लिए उसने इंद्रपाल को बुला लिया। पिंटू की शादी के बाद इंद्रपाल उस दिन पहली बार पिंटू के घर आया था। शादी के बाद नीलम के रंग रूप में और निखार आ गया था। इंद्रपाल ने नीलम को देखा तो वो उसकी आंखों में रच बस गई। हैंडपंप ठीक होने के बाद नीलम इंद्रपाल को पैसे देने लगी तो इंद्रपाल ने पैसे नहीं लिए। उसने कहा, भाभी पिंटू मेरा दोस्त है, फिर पैसे किस बात के, आप बहुत सुंदर है, एक बार देखकर मुस्कुरा देंगी तो हम समझेंगे कि पैसा मिल गया। अपने रूप की तारीफ सुनकर नीलम इंद्रपाल को गौर से निहारने लगी, फिर मुस्कुराकर अपना सिर नीचे कर लिया। दिल में नीलम को बसाकर इंद्रपाल वहां से चला गया। इसके बाद इंद्रपाल और पिंटू जब कभी मिलते पिंटू उसे घर ले आता। इंद्रपाल चाहता भी यही था। नीलम को आकर्षित करने के लिए वो कभी उसके लिए साड़ी ले आता तो कभी साज श्रृंगार का सामान। थोड़ा नानुकुर करने के बाद नीलम ये सब स्वीकार कर लेती थी। पिंटू को खुश करने के लिए वो उसके साथ शराब पार्टी करता था। इंद्रपाल की अच्छी आमदनी थी, इसलिए वो खूब खर्चा करता था। कभी कभी वो नीलम को भी 1500 रुपए दे देता था। इस तरह नीलम का झुकाव उसकी तरफ होता गया। इंद्रपाल अब पिंटू की गैर मौजूदगी में भी उसके घर आने लगा। जून की तपती दोपहर में एक दिन इंद्रपाल नीलम के घर पहुंचा। नीलम उस समय कमरे में सो रही थी। गर्मी अधिक होने की वजह से नीलम सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहने हुई थी। आसपास सन्नाटा पाकर इंद्रपाल नीलम के घर में पहुंचा तो उसका कमरा बंद था, मगर खिड़की खुली हुई थी। अविवाहित इंद्रपाल ने खिड़की से कमरे में झांका तो अस्त व्यस्त कपड़ों में सो रही नीलम को देखकर वो बेकाबू हो उठा। इसके बाद उसने दरवाजा खटखटाया तो नीलम की आंख खुल गई। नीलम ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मंद मंद मुस्कुराते इंद्रपाल को देखकर वो शर्म की वजह से चारपाई की तरफ भागी। उसने चारपाई पर रखी अपनी साड़ी लपेटनी चाही, पर इंद्रपाल ने उसकी साड़ी एक तरफ फेंककर दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। इसके बाद उसने नीलम को अपनी बाहों में भरकर कहा, कब तक तरसाओगी भाभी। इसके बाद इंद्रपाल और नीलम ने मर्यादाओं की सारी सीमाओं को लांघ दिया। एक बार उन दोनों के बीच में अवैध संबंधों का ये खेल शुरू हुआ तो आए दिन खेला जाने लगा। पिंटू अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग से बिल्कुल अनजान था, लेकिन पास पड़ोस के लोगों में इंद्रपाल और नीलम के नाजायज संबंधों को लेकर चर्चा होने लगी थी, पर उन दोनों ने इसकी परवाह नहीं की। इंद्रपाल नीलम का दीवाना था तो नीलम उसकी मुरीद। धीरे धीरे इंद्रपाल उस पर अपना अधिकार समझने लगा। एक दिन पिंटू ने नीलम से कहा कि वो बीज खाद के लिए कानपुर जा रहा है, वो रात में नहीं आ पाएगा, अगले दिन शाम तक ही लौट सकेगा। उसे किसी चीज की जरूरत हो तो बता दे, वो इंतजाम कर जाएगा। नीलम बोली, घर पर सब सामान है, तुम चिंता मत करो। अगर सिद्धनाथ मंदिर जाओ तो वहां से हमारे लिए प्रसाद जरूर ले आना। पिंटू चला गया। उसके जाते ही उसने इंद्रपाल को फोन करके पति के कानपुर जाने की बात कहकर उसे रात में घर आने को कह दिया, पर पिंटू कानपुर गया ही नहीं। दरअसल जब वो घाटमपुर स्टेशन पर पहुंचा तो उसे गांव का गिरिंदपाल मिल गया। उसने बताया कि वो खाद लेने कानपुर गया था, लेकिन गोदाम में स्टॉक नहीं है, 2-4 दिनों बाद ही खाद भी जाएगा। गिरिंद की बात सुनकर पिंटू ने कानपुर जाने का इरादा छोड़ दिया और घाटमपुर स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर चला गया। वहां दर्शन करके वो प्रसाद ले आया। पिंटू रात 9 बजे घर पहुंचा। उस समय नीलम इंद्रपाल की बाहों में समाई बेसुध पड़ी थी। पिंटू ने खिड़की से ये सब देखा तो आग बबूला हो उठा। उसे अपने दोस्त से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी, लेकिन सोच विचार के बाद उसने खून का घूंट पीकर
चुप रहना ही उचित समझा। उसने सोचा कि इतनी रात को वो घर में कलह करेगा तो पूरा मोहल्ला जाग जाएगा, जिससे बदनामी उसी की होगी। पिंटू पंचायत घर गया और वहां पड़े तख्त पर लेट गया। रात भर वो सो नहीं सका, सारी रात करवटें बदलता रहा। सवेरे वो उठा और इंद्रपाल के घर पहुंच गया। इंद्रपाल उसका तमतमाया चेहरा देखकर समझ तो गया कि शायद उसे उस पर शक हो गया है, लेकिन खुद को सामान्य रखते हुए उसने पूछा, पिंटू भैया आज सुबह सवेरे? हाँ इंद्रपाल, बात ही ऐसी है कि आना पड़ा, पिंटू ने कहा। मेरे लायक कोई काम? इंद्रपाल ने पूछा। आओ मेरे साथ चलो, कहीं एकांत में बैठकर बातें करते हैं, पिंटू ने कहा। इंद्रपाल उसके साथ चल पड़ा। गांव से बाहर निकलकर दोनों बम्बा की पुलिया पर बैठ गए तो पिंटू ने पूछा, आजकल मेरी पत्नी तुम पर काफी मेहरबान है, मैं कुछ समझा नहीं। इंद्रपाल ने अनजान बनते हुए कहा। जानबूझकर अनजान मत बनो, पिंटू ने कहा। इतना नाराज क्यों हो रहे हो भैया? कल रात तुम कहाँ थे? अपने घर पर। सफेद झूठ। इंद्रपाल ने सिर झुकाकर मौन साध लिया। उसे इस तरह देखकर पिंटू होठ चबाते हुए बोला, तू मेरा दोस्त नहीं होता तो मैं तुझे कल रात तभी कुल्हाड़ी से काट डालता जब तू नीलम के साथ था। अब तू अगर अपनी खैर चाहता है तो ध्यान रखना कि फिर कभी मेरे घर की ओर भूलकर भी कदम मत रखना, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंद्रपाल को खरी खोटी सुनाकर पिंटू अपने घर पहुंचा और पत्नी की जमकर पिटाई की। नीलम और इंद्रपाल को चेतावनी देने के बाद पिंटू शराब के ठेके पर पहुंचा और जमकर शराब पी। पत्नी की बेवफाई से वो बुरी तरह टूट गया था। उसने दाढ़ी मूछ बढ़ा ली और नशे का लती बन गया। दूसरी ओर नीलम और इंद्रपाल ने एक दूसरे से मिलना जुलना तथा बोलना बंद कर दिया। पिंटू और इंद्रपाल की दोस्ती में दरार पड़ गई थी, लेकिन ये दरार ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। वजह यह कि पिंटू को पीने खाने की दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि उसके पीने खाने पर इंद्रपाल ही खर्चा करता था। अपनी इन्हीं मजबूरियों के चलते पिंटू ने इंद्रपाल से फिर से दोस्ती कर ली। दोनों साथ बैठकर फिर खाने पीने लगे। इंद्रपाल ने वादा किया कि वो नीलम को अब कभी बुरी नीयत से नहीं देखेगा, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक अपना वादा निभा नहीं सका और नीलम से लुक छिपकर मिलने लगा। लेकिन सावधानी बरतने के बावजूद नीलम का कारनामा छिपा ना रह सका। इस बार नीलम और इंद्रपाल को पड़ोसन सावित्री ने रंगे हाथों पकड़ लिया। सावित्री ने यह बात पिंटू को बताई तो उसका खून खौल उठा। उसने नीलम की जमकर पिटाई कर दी। पिंटू एक तरफ अपने गद्दार दोस्त से परेशान था तो दूसरी ओर पत्नी से, जो उसकी आंखों में धूल झोंककर रंगरलिया मना रही थी। आखिर जब बात पिंटू की बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने गद्दार दोस्त इंद्रपाल को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इंद्रपाल को सबक सिखाने के लिए पिंटू ने लालपुर गांव निवासी मोहनलाल गुप्ता से बात की। मोहनलाल ने पहले तो ना नुकुर की, लेकिन बाद में पिंटू का साथ देने को तैयार हो गया। दरअसल मोहनलाल का झगड़ा अपने भाई राजेंद्र से होता रहता था। वो झगड़ा पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर था। इस झगड़े में इंद्रपाल राजेंद्र का साथ देता था, जिससे मोहनलाल इंद्रपाल से रंजिश रखता था। इसी कारण पिंटू ने जब इंद्रपाल को ठिकाने लगाने की बात मोहनलाल से की तो वो उसका साथ देने को राजी हो गया। पहले से तैयार योजना के तहत पिंटू 12 फरवरी 2017 की शाम इंद्रपाल से मिला। उसने कहा, इंद्रपाल आज मेरा मूड ठीक नहीं है, सिर और बदन में दर्द हो रहा है, मन में अजीब सी बेचैनी है। इंद्रपाल हंसते हुए बोला, दोस्त तुम्हारे मर्ज की दवा मेरे पास है, उससे सिर दर्द भी गायब हो जाएगा और मूड भी ठीक हो जाएगा। 2 पैग लगाते ही हवा में उड़ने लगोगे। इसके बाद इंद्रपाल ने पिंटू के साथ शराब पी। वहां से वापस लौटते समय दोनों बम्बा की पुलिया पर बैठ गए। उसी समय मोहनलाल आ गया। मोहनलाल ने इंद्रपाल से बात तो नहीं की, लेकिन पिंटू से बातें करने लगा। इसी बीच मौका पाकर पिंटू ने इंद्रपाल को दबोच लिया। इंद्रपाल ने छूटने की कोशिश की तो मोहनलाल उस पर टूट पड़ा और लात घूंसों से मार मारकर उसे पस्त कर दिया। हिम्मत करके इंद्रपाल जान बचाकर भागा, लेकिन कदमों ने उसका साथ नहीं दिया और सरसों के खेत में गिर पड़ा। उसी समय मोहनलाल ने इंद्रपाल को दबोच लिया तो पिंटू ने तेज धार वाले चाकू से उसका गला रेत दिया। उन्होंने इंद्रपाल का धड़ तो वहीं खेत में छोड़ दिया, लेकिन उसके सिर को ले जाकर 1 किलोमीटर दूर रायपुर निवासी राकेश वाजपेयी के मटर के खेत में फेंक दिया। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। सुबह लालपुर का रामू तेली अपने खेत पर पहुंचा तो उसे पड़ोसी के खेत में किसी का धड़ पड़ा हुआ दिखाई दिया।
उसने ये जानकारी गांव वालों को दी तो गांव के तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। इसी बीच किसी ने थाना घाटमपुर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी अजय कुमार यादव पुलिस फोर्स के साथ लालपुर पहुंच गए। अजय कुमार यादव ने वारदात की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी और जांच में जुट गए। सरसों के खेत में एक युवक का सिर विहीन शव पड़ा था। उसके सिर का पता नहीं था। थाना प्रभारी सिर की तलाश में जुट गए। वहां मौजूद गांव के कुछ लड़के भी सिर खोजने लगे। दोपहर 12 बजे के करीब अजय कुमार यादव को सूचना मिली कि पड़ोसी गांव रायपुर में राकेश वाजपेयी के मटर के खेत में किसी व्यक्ति का कटा सिर पड़ा है। सूचना पाते ही वो रायपुर पहुंचे और राकेश वाजपेयी के मटर के खेत से कटा सिर बरामद कर लिया। सिर और धड़ को जोड़ा गया तो लालपुर गांव के लोग चौंके। वहां मौजूद रामपाल फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि ये शव उसके भाई इंद्रपाल का है। उसी समय एसपी ग्रामीण राजेश कुमार सिंह भी आ गए। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और मृतक के घर वालों से बात की। चूंकि शव की शिनाख्त हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर भिजवा दिया। अजय कुमार यादव ने मृतक के भाई रामपाल से पूछताछ की तो उसने बताया कि गांव का मोहनलाल गुप्ता इंद्रपाल से रंजिश रखता था। शक है कि उसी ने इंद्रपाल की हत्या की है। शक के आधार पर पुलिस ने मोहनलाल गुप्ता को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन उसने हत्या से साफ इनकार कर दिया। 16 फरवरी 2017 को पुलिस ने पुनः मोहनलाल से सख्ती से पूछताछ की। इस बार पुलिस की सख्ती से मोहनलाल टूट गया और इंद्रपाल की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि रघुनाथपुर निवासी पिंटू की पत्नी नीलम से इंद्रपाल के नाजायज संबंध थे। पिंटू के कहने पर उसने उसकी हत्या की थी। मोहनलाल के बयानों के आधार पर पुलिस ने पिंटू को भी हिरासत में ले लिया। पिंटू ने जब थाने में मोहनलाल को देखा तो अपना अपराध स्वीकार कर लिया। चूंकि दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया था, इसलिए पुलिस ने मृतक के भाई रामलाल की ओर से इंद्रपाल की हत्या का मुकदमा मोहनलाल और पिंटू के खिलाफ दर्ज कर लिया और पिंटू की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया, जिसे उसने अपने खेत में छिपा दिया था। 17 फरवरी 2017 को थाना घाटमपुर पुलिस ने पिंटू और मोहनलाल को कानपुर की अदालत में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था और फिलहाल अभी तक वो लोग जेल में ही थे। उनकी जमानत नहीं हुई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।